नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया न्यूज। दोस्तों, हाल ही में आपने एक खबर सुनी होगी कि भारत सरकार ने भारत चीन सीमा विवाद के बीच चीन से ही लोन ले लिया है। तो दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है जानेंगे आगे इस वीडियो में। और वहीं रूस से आधिकारिक रूप से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है जो कि भारत के लिए अच्छी भी है और नहीं भी। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में। दोस्तों, कुछ समय से भारत के कई मीडिया चैनलों में यह खबर दिखाई जा रही है कि जहां एक तरफ वर्तमान में भारत का चीन के साथ सीमा विवाद अपनी चरम स्थिति में है, वहीं इसी दौरान भारतीय सरकार ने चाइनीज बैंक से लोन लिया है। और इस बात को लेकर आज भारत के ही कई बड़े बड़े मीडिया चैनल व विपक्षी पार्टियां भारत सरकार को बदनाम करने का काम कर रही हैं। हैरानी की बात यह है कि मौजूदा समय में जहां भारतीय सेना चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देकर उनकी हर नापाक हरकतों को नाकाम करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं भारत के अंदर कुछ विपक्षी राजनीतिक पार्टियां इस तरह के गंभीर हालात में भी अपने हित को साधने में लगी हुई हैं। और इस समय सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर भारत सरकार का साथ देने की बजाय भारत को ही बैकफुट पर लाने का काम कर रही हैं। दरअसल भारत के कुछ राजनीतिक पार्टियों के प्रोपेगेंडावादी लोगों ने यह भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है कि भारतीय सरकार जहां एलएसी पर चीन को सबक सिखाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ चाइनीज बैंक से ही लोन ले रही है। अब इस बारे में कई बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर आर्टिकल भी छापे जा रहे हैं। बता दें कि कुछ समय पहले द टेलीग्राफ मीडिया हाउस ने अपनी वेबसाइट पेज पर एक आर्टिकल निकाला था कि भारत चीन बॉर्डर पर कुछ समय पहले हुई गलवान घाटी की घटना के बावजूद भारत ने चीन आधारित बैंक से $750 मिलियन के लोन एग्रीमेंट पर साइन किया है। और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ जहां भारत सरकार चीन पर कार्रवाई करने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना से ही लोन ले रही है। और इस खबर के आने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी व अन्य सभी लिबरल मीडिया के लोग मोदी सरकार की आलोचना करने में जुट गए हैं और यह पूछने लगे हैं कि चाइनीज बैंक से लोन लेने के पीछे का कारण क्या है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के लोग और कुछ मीडिया चैनल आपको गुमराह करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यह हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तो अपने एक बयान में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक को चाइनीज बैंक ही बता दिया था। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग शहर में है और सिर्फ बैंक का हेडक्वार्टर चाइना में होने से यह एक चाइनीज बैंक तो नहीं हो जाता है और ना ही यह बैंक चीन के अधीन आता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो इसका यह मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये संगठन अमेरिका और स्विट्जरलैंड के हैं। दोस्तों, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक कोई चाइनीज बैंक नहीं है, बल्कि एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका गठन जनवरी 2016 में हुआ था, जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। यह बैंक भारत समेत 102 एशियाई देशों का एक ज्वाइंट वेंचर है और यह बैंक ठीक वैसे ही काम करता है जैसे वर्ल्ड बैंक या IMF। इस बैंक के 102 से ज़्यादा सदस्य देश हैं और यह सभी सदस्य देश एशियन हैं, जिसमें पहले नंबर का स्टॉक होल्डर चाइना है, जिसके इस बैंक में सबसे ज़्यादा शेयर हैं लगभग 26% और फिर लगभग 8% शेयर के साथ इस बैंक में भारत दूसरे नंबर का स्टॉक होल्डर है। भारत ने भी इस बैंक से जुड़े अन्य सभी 102 एशियन देशों के समान इस बैंक में निवेश ही इसीलिए किया था कि ताकि भारत इसका लाभ ले सके। और ऐसे में कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस बैंक से भारत का लोन लेना कोई मजबूरी या कमजोरी नहीं बल्कि उसका अधिकार है। और वहीं भारतीय सरकार के बैंक से लोन लेने की खबर के अलावा चीन के खिलाफ ऐसे बहुत से सैन्य व आर्थिक कड़े फैसले लिए गए हैं जिससे आज चीन भारत के सामने घुटनों पर आकर खड़ा हो गया है और अब चीन लगातार बातचीत करके इस विवाद को सुलझाने की बात कर रहा है। और इन बातों को कांग्रेस पार्टी के लोग अपने बयानों में कभी नहीं बोलते हैं, इसलिए भारत सरकार की मानसिकता पर सवाल उठाना गलत होगा, जैसे कि कांग्रेस पार्टी और देश की कुछ मीडिया द्वारा किया जा रहा है। वहीं बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के समय हमने भारत में वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी के अस्पताल बनवाए हैं, तो फिर क्यों सोनिया गांधी और राहुल गांधी संसद के मानसून सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले ही रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए अमेरिका गए हैं और वहां बैठकर ट्वीट कर रहे हैं। तो भारत के लोगों को अब ये बात तो अच्छे से समझ में आ ही गई होगी कि कौन मुश्किल घड़ी में देश की सेवा कर रहा है और कौन विदेशों में जाकर इससे मुंह फेर रहा है। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में हमने आपसे रूस में आई एक खबर के बारे में बताया था। दोस्तों, आइए जानते हैं
इस खबर के बारे में जो वर्तमान में चल रहे भारत चीन तनाव के बीच भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने अक्सर लोगों को बातों ही बातों में कहते तो सुना ही होगा कि ये काम तो बस 1-2 सेकंड का है, पर आप भी जानते हैं कि शायद इतने कम समय में कोई काम हो सकता है और बहुत से लोग इसे मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रूस ने आज वह करके दिखाया है जिससे आज 1-2 सेकंड में बहुत कुछ किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, रूस को एक ऐसे घातक हथियार बनाने में कामयाबी मिली है जिससे पलक झपकते ही सेकंडों में दुश्मन तबाह हो जाएगा। चलिए जानते हैं ऐसा कौन सा घातक हथियार रूस ने विकसित कर लिया है जिससे अमेरिका समेत दुनिया के सभी देशों के कान खड़े हो गए हैं। दरअसल भारत द्वारा रूस से खरीदे हुए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी अभी तक शुरू भी नहीं हुई थी और रूस के मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड के डेनिस मैंट्रो ने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि रूस ने S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सफल ट्रेनिंग कर ली है और इसके परिणाम काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। बता दें कि रूस का S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कोई साधारण मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल व 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन के साथ साथ अब स्पेस की लो ऑर्बिट की सैटेलाइट को भी मार गिराने में सक्षम है, जो अपने आप में रूस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। रूस के आर्मी ऑफिसर ये दावा कर रहे हैं कि S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे घातक हथियार F-35 को भी निशाना बना सकता है, जो कि अमेरिका का है। दोस्तों, सीरिया में रूस की आर्मी ने S-500 के रडार से F-35 को डिटेक्ट कर लिया था और उसे मार गिराया जा सकता था। ये बात खुद रशियन आर्मी के एक बड़े ऑफिसर जनरल ने की है। बात करें इसकी और स्पेशलिटीज़ के बारे में तो ये मिसाइल हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने वाली 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ने वाली मिसाइलों को भी निशाना बना सकेगी। साथ ही S-500 की रेंज 600 किलोमीटर की होगी। इसके अलावा ये S-500 क्रूज मिसाइल से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल और ब्लास्टिक मिसाइल को भी निशाना बना सकेगी। इसका मतलब है कि ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि भारत की सबसे घातक मिसाइल है, उसे भी S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट कर मार गिराने में सक्षम होगी। इसलिए सोचा जाए तो ये बात भारत के लिए अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी इसलिए क्योंकि रूस भारत का सबसे अच्छा मित्र देश है और भविष्य में वह इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारत को बेचेगा ही, क्योंकि भारत रूस का हथियार की खरीदी में सबसे बड़ा आयातक देश रहा है। और बुरी बात तो ये है कि हाल ही में भारत ने रसिया से ही S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील साइन की है, जिसकी डिलीवरी अभी शुरू भी नहीं हुई है और ऐसी डील बहुत महंगी होती है जो कि बार बार नहीं की जा सकती है। और वहीं अगर चीन भविष्य में S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदेगा तो वो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से भी बच सकेगा। हालांकि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसके आगे अमेरिका का एंटी मिसाइल सिस्टम भी नहीं टिक सकता है। और अमेरिका द्वारा भारत को कई आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी देने के बावजूद भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदा था। उसी तरह भविष्य में भी भारत रूस से S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। और गौर करने वाली बात तो ये है कि जिस प्रकार अमेरिका द्वारा रूस में लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने S-500 डिफेंस मिसाइल सिस्टम को बनाया है, उससे यह साफ हो जाता है कि अगर रूस अमेरिका जितना आर्थिक रूप से सक्षम होता तो आज अमेरिका की जगह रूस दुनिया का सुपर पावर कहलाता। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सलाम इंडिया न्यूज के साथ।